देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसके लिए फिर हम लोगों ने इंटेंसिटी वगैरह भी देखा था, और फिर उससे पहले इंटरफेरेंस था, सुपरपोजिशन वगैरह। तो इस जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो वेव्स हैं वो जाकर के इंटरफेयर करने वाले हैं ना, सुपरपोजिशन उस पर प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, और फिर उससे हम लोगों ने रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकाला, और फिर हम लोगों ने इससे इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, क्योंकि साउंड वेव वेव ऑन स्ट्रिंग में हम लोगों ने ये सारी चीजें देख रखे थे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इधर से हमारा इंटेंसिटी का रिलेशन आ गया, कोई भी दो सोर्स हो तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला निकाला कि अगर A1 A2 इक्वल है और I1 और I2 इक्वल है, इंटेंसिटी दोनों का इक्वल है, तो फिर हमारा एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये तभी अप्लाई करेंगे जब इंटेंसिटी इक्वल होगा। ये दोनों जो फॉर्मूलेज आए हैं, एक और ये दो, तो ये दोनों तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास इंटेंसिटी I1 I2 और एम्पलीट्यूड A1 A2 सेम हो, तभी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि जो फेज डिफरेंस है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो डेल्टा फाइज बेसिकली इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स होता है, और के का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस। तो हमेशा पाथ डिफरेंस निकालेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पाथ डिफरेंस से ही तुम्हारा फेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और क्वेश्चन इसी पे कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता कब है, जब एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम हो, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिनिमा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिनिमा कितने पे होगा, -1 पे। तो ए आर हो गया, और इससे हम लोगों ने डेल्टा फाइव वगैरह निकाल लिया था, डेल्टा एक्स निकाल लिया था, और हमें बस इस वैल्यू को याद रखने की जरूरत है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये वैल्यू ही क्यों याद रखना है सिर्फ। डेल्टा एक्स अगर हमारा 0 प्लस माइनस लैम्डा या +-2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा होगा, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। याद रखना है 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा कुछ भी, इसको इरेज कर देता हूँ, तो कंस्ट्रक्टिव होगा। और जैसे कि अगर लैम्डा/2 हो गया, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2 ऑड में, तो इस पे होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम लोग समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, पहले करते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि दो सोर्स है, एक सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2, और जो डिटेक्टर है, तो डिटेक्टर क्या करता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को और मिनिमम इंटेंसिटी को नोट करता है। तो डिटेक्टर जो है वो S1 से लेकर के S2 तक मूव किया, ये कुछ इस टाइप का डिटेक्टर है, ठीक। तो अगर ये S1 से S2 तक मूव करेगा, तो तुम्हें बताना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा कितने मिलेंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है, डेट इज 2.6 लैम्डा दिया गया, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ सोर्स S1 S2, और दोनों सोर्स सेम फेज में, ये भी क्वेश्चन में गिवन, both source are in the same phase। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था, लेकिन अभी मेंशन कर रहा हूँ, एंड both have wavelength lambda। तो दोनों का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है। if detector moves from S1 to S2, then find the number of maxima and minima noted by the detector। ठीक है, सॉल्व करो। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने,
पहले इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे लेवल बढ़ाएंगे। तो देखो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी जो मैंने बोला था कि ऊपर कि तुम्हें वो चीजें याद रखना है, लेमडा, टू लेमडा, माइनस लेमडा, जो भी चीज वैल्यूज है उसे याद रखना है तुम्हें, और उसी से आंसर निकलेगा। तो ये है हमारा सोर्स वन एंड सोर्स टू। इट्स इस जगह पे सोर्स वन और इस जगह पे सोर्स टू, दोनों का सोर्स वन सोर्स टू का वेवलेंथ लेमडा है। लेट्स से कोई भी लोकेशन पे वो डिटेक्टर है, अगर इस लोकेशन पे डिटेक्टर होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा x, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डेट इज 2.6 लैम्डा। तो ये हो जाएगा 2.6 लैम्डा माइनस ऑफ x। तो पाथ डिफरेंस कितना बोलेंगे हम लोग, पाथ डिफरेंस जो होगा, ये जो वेव है इस जगह से इस जगह तक आ रहा है, तो ये इसका पाथ हो जाएगा x1, और ये वेव जो भी इमिट करेगा वो इधर से ट्रेवल होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये पाथ हो जाएगा x2। सो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस ऑफ x1, और x2 माइनस ऑफ x1 कर ले तो कितना आ जाएगा, ये 2.6 लैम्डा माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x, x1 का वैल्यू है डेट इज x। तो पुट कर लिया, और अब देखते हैं कितना आ रहा है, 2.6 लैम्डा माइनस ऑफ 2x। सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। अब ये जो पाथ डिफरेंस आया है, इसे मुझे देखना है कि कितना कितना हो सकता है, बराबर। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिटेक्टर इस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वे में मैं शॉर्ट वे में तुम लोग को बता रहा हूं कि अगर सोर्स है इस जगह पे और सोर्स है इस जगह पे, और डिटेक्टर जस्ट मिडिल पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा इस वाले पॉइंट के लिए, बिल्कुल 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, इसने डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल किया, तो x2 माइनस x1 करेंगे 0 आ जाएगा। सोचो थोड़ा सा और अगर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, और अगर वो यहाँ पे हुआ तो, इस लोकेशन पे हुआ तो इस लोकेशन पे अगर डिटेक्टर होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बोलो। S2 वाला तो कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन S1 वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 2.6 लैम्डा, बराबर। तो पाथ डिफरेंस हो गया 2.6 लैम्डा। अब सोचो कि 0 था पाथ डिफरेंस, तो जब मूव करते करते वो यहाँ पे पहुंचा तो पाथ डिफरेंस 2.6 हो गया। इसका मतलब बीच में तुम्हें क्या क्या मिला होगा पार्ट डिफरेंस, एक तो लैम्डा मिला होगा, एक 2 लैम्डा मिला होगा, उसके बाद ही 2.6 लैम्डा आया होगा, बराबर। तो इस गैप में लैम्डा बाई 2 भी आया होगा, यहाँ पे क्या आया होगा, 3 लैम्डा बाई 2, और इस गैप में कितना है, 5 लैम्डा बाई 2। 5 लैम्डा बाई 2 कितना था, 2.5। तो दिस वैल्यू कैलकुलेट 2.5 लैम्डा, और ये फिर वापस से 2.6। क्या सेम पैटर्न इधर भी मिलेगा मुझे, एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो इस जगह पे लैम्डा आएगा, इस जगह पे 2 लैम्डा आएगा, और सबसे इस जगह पे 2.6 लैम्डा, तो इस जगह पे 5 लैम्डा बाई 2, है ना। अब याद करो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ पे बनता है, इस जगह पे बनता है। डिस्ट्रक्टिव किस जगह पे बनता है, इस जगह पे बनता है। तो देखो एक चीज और मुझे बताना है कि इस तरफ अगर तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट डिफरेंस आया, तो इस तरफ बेसिकली नेगेटिव पार्ट डिफरेंस आएगा। लेकिन फिर से वही बात कि प्लस हो या माइनस हो, बात एक ही है, क्योंकि डेल्टा फाइव पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्रॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए सेम वैल्यू आता है। तो देखो नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने हो गए, अब देख लो ये सारी जो चीज है, एक यहाँ पे भी होगा, एक इस जगह पे भी होगा, और एक इस जगह पे होगा, जो कि ये लिखा है मैंने। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। बोलो सबको समझ में आया, हाँ सर। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन करा रहा हूं।
गलत मत करना, आसान क्वेश्चन है। बोला गया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिर से 2.6 लैम्डा है, और जो डिटेक्टर है वो अभी 1.4 लैम्डा पे है, ठीक है। और बोला गया डिटेक्टर को कितना डिस्टेंस मूव करना चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड by the detector such that it gets first maxima, है ना। और यहाँ पे फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस लिख देता हूँ, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। और मूव किधर करना है, टुवर्ड्स, ले किधर ले लो, किधर ले लो, लेफ्ट ले लेता हूँ। सॉल्व करो इसको, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट में अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सॉरी, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। और अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इस जगह पे क्या मिलेगा, इसको मैक्सिमा मिलेगा, नियरेस्ट। तो इस लोकेशन पे आया ये। तो पहले पार्ट डिफरेंस भी हम लोग देख लेते हैं, कैसे पार्ट डिफरेंस से पता चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किसके नियरेस्ट में हो सकता है। 1.4 लैम्डा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.6 माइनस ऑफ 1.4, 1.2 1.2 लैम्डा। सो दिस इज 1.2 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.4 लैम्डा माइनस ऑफ 1.2 लैम्डा, विच इज इक्वल्स टू कितना है ये, 0.2 लैम्डा, 0.2। और अगर याद करें हम लोग, तो बीच में था जीरो, उसके बाद था लैम्डा, ठीक है। तो ये जीरो से ज्यादा आ रहा है, जीरो से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इस लोकेशन पे कहीं पे है, डिटेक्टर इस लोकेशन पे कहीं पे है। और लैम्डा बाई टू भी देखे तो कितना आता है, डेट इज 0.5, 0.5 लैम्डा, इसका मतलब कि 0.5 लैम्डा इस जगह पे होता है। तो हमारा डिटेक्टर जो है वो इस जगह पे है, तो इसको लेफ्ट साइड में मूव करना है, तो इतना सा डिस्टेंस मूव करना चाहिए, है ना। तो कि ताकि पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए। पार्ट डिफरेंस मुझे क्या करना है, जीरो करना है। तो लेट से कि अब इसे मूव करना है, तो पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.6 है। तो आधा कितना हो जाएगा, बोलो हाफ कितना हो जाएगा, 1.3, 1.3 लैम्डा। ये डिस्टेंस कितना है, डिटेक्टर अभी इस जगह पे है, विच इज 1.4 लैम्डा। तो और इसको कितना इधर आना चाहिए, 0.1 ना, 0.1 लैम्डा। सिर्फ 0.1 लैम्डा अगर खिसक जाएगा तो ये जस्ट मिड पॉइंट पे आ जाएगा, और उसके कारण से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं पार्ट डिफरेंस वगैरह। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मान लेंगे कि हाँ इसने x डिस्टेंस मूव किया, तो x डिस्टेंस मूव किया तो एक x1 कितना हो जाएगा, x1 विल बी इक्वल्स टू 1 पॉइंट कितना था, 1.4 लैम्डा था, 1.4 लैम्डा माइनस ऑफ x हो जाएगा। और x2 कितना हो जाएगा, 1.4, 1.2 लैम्डा प्लस ऑफ x। और ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो कितना आ जाएगा, 1.4 लैम्डा माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1.2 लैम्डा प्लस ऑफ एक्स। और इधर से हमारा डेल्टा एक्स आएगा। अब इस डेल्टा एक्स का वैल्यू तुम पुट कर लो, और फिर इधर से तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू निकल गया। डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, जीरो। और ये चीज को कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, इधर से एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 0.1 लैम्डा निकल के आएगा। समझ में आया। हाँ सर। हम्म।
चलो आगे चलते हैं। मतलब सर हम लोग को जीरो के रिस्पेक्ट में करना है क्या? नहीं, डेल्टा। जरूरी नहीं कि जीरो के रेस्पेक्ट में करना है। मान लो कि अगर वो इस लोकेशन पे होता डिटेक्टर, तब तो वो पीछे। इजी पड़ेगा ना वैसे तो, जीरो प्रेजेंट को। नहीं नहीं, मतलब। मिनिमम डिस्टेंस बोला है ना। पहला हम्म। डिस्टेंस मूव करेगा तो फर्स्ट मैक्सिमा इस जगह पे मिलेगा, और मूव करते गया तो जीरो पे भी मैक्सिमा मिलेगा, और मूव करते जाए तो एक लैम्डा तो इधर भी आएगा ना, और मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन मुझसे हाँ पूछा है मिनिमम डिस्टेंस, इसीलिए मुझे यहाँ पे डेल्टा एक्स को जीरो पुट करना पड़ा। ठीक। ठीक है। हम्म। हम्म। ओके, अब एक क्वेश्चन इसे कर लेते हैं। एक सोर्स है इस जगह पे S1, और ये सोर्स है S2, एंड जो डिटेक्टर है वो अभी इस लोकेशन पे है। डिटेक्टर इस लोकेशन पे है। डिस्टेंस वगैरह गिवन है। इन दोनों सोर्स S1 एंड S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस दिया गया दैट इज 3 सेंटीमीटर। बराबर। बोला गया है कि द वेवलेंथ ऑफ S1 and S2 is 1 centimeter. Then find the intensity सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड निकालो। देन फाइंड द एम्पलीट्यूड एट पॉइंट डी। मतलब डिटेक्टर जिस लोकेशन पे है उस जगह पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। एंड फाइंड द नेट एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ, ड्यू टू सोर्स S1 S2। सॉल्व करो इसको। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। S1 S2 सोर्स गिवन है, ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है। सबसे पहले इस D पॉइंट से मैं हर एक डिस्टेंस को निकाल लेता हूँ। अगर ये जो वेव्स चलेंगे वो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 4 सेंटीमीटर दिया था ना, 3 सेंटीमीटर, ठीक। 3 सेंटीमीटर। और ये वेव्स इस जगह पे पहुंचेगा तो इसने कितना डिस्टेंस चला, 5 सेंटीमीटर। 5 5। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस ऑफ x1, which will be 5 minus of 3, that is 2 सेंटीमीटर। तो पाथ डिफरेंस मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है फेज डिफरेंस, डेल्टा फाइव इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है, के डेल्टा एक्स होता है ना। तो 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना दिया था, 1 सेंटीमीटर, और डेल्टा एक्स अभी ऊपर निकल के आया 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ तो 4 पाई। बताओ डेल्टा फाइव अगर 4 पाई होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है, याद आ रहा है क्या कुछ। कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a0। समझ में आया, इससे पता चला क्या 2a0 होगा। अब इंटेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमा मिलेगा, और इंटेंसिटी मैक्सिमा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 4i0 ना।
लेकिन हाँ थोड़ा सा, 4 i0। हाँ थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है डिपेंड उस पे करता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा है कि ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2, इसकी इंटेंसिटी दी गई है आई नॉट और इसकी इंटेंसिटी दी गई है 2 i0। तो जब वो इस लोकेशन पे मिलेगा तो इस लोकेशन पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी सुपरपोजिशन के बाद कितनी होगी ये बतानी है। बाकी सारा डेटा सेम है, 4 सेंटीमीटर वगैरह गिवन है और वेवलेंथ दोनों का दे रखा है 1 सेंटीमीटर और इंटेंसिटी दोनों का S1 और S2 का इस लोकेशन पे दे रखा है। तो पूछा है फाइंड द नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि इंटेंसिटी, अभी हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस वगैरह निकाल लिया है ना, डेल्टा फाई कितना निकाला, 4 पाई निकाला, 4 pi। 4 पाई निकाल लिया। और हमें पता है कि ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। और तुम लोग बोल दोगे कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट रूट अंडर अंडर ऑफ i1 i2। I1 I2 कॉस cos डेल्टा फाई, ये लिखते हैं, यस सर। है ना। तो कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू इस जगह पे कितना हो जाएगा, कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, या 0, 1। 1 हो जाएगा। 1। तो ये जो फॉर्मूला बन के आया डेट इज रूट अंडर ऑफ I1 प्लस रूट अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर बन के आया। दिस इज इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर I1 I2 सेम नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जो कि मैं ऊपर नहीं बताया था, वहां पे लिख देता हूँ एक बार। इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता करके इंटेंसिटी इसमें लिखाया नहीं था। ठीक है, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस समय जो रिजल्टेंट, जिस समय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस समय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस तरीके से लिखा जाएगा A1 प्लस ऑफ A2 का होल स्क्वायर और इंटेंसिटी रिजल्टेंट इस तरीके से लिखा जाएगा रूट अंडर ऑफ I1 प्लस रूट अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं होगा इस जगह पे, A1 प्लस ऑफ A2 होगा सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऐसे लिखेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2। A1 माइनस ऑफ A2 और आई रिजल्टेंट, रूट अंडर i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर। हाँ रूट अंडर ऑफ I1 माइनस रूट अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। बस वैल्यूज को पुट करना है, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना है, ये सब कराया गया होगा। तो ये चीज याद रखना था। चलो वापस से हम लोग इस जगह पे चलते हैं। हाँ, तो अगर तुमने सोचा कि अच्छा ये करना है तो मैं बस वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, एक है I0 और दूसरा कितना है √2 I0 और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू I0 इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो सकता है अगर कोई भी सोर्स इंफिनिटी पे रखा हुआ है और वो इंटरफेरेंस करे तो, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे घटते जाती है। क्यों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, बराबर। कोई सोर्स अगर इस जगह पे रखा हुआ है तो ये इस लोकेशन पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी वो मुझे निकालनी है। लेट से कि ये जो इमिट कर रहा था उस समय इसकी इंटेंसिटी I0 था और ये आर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, बराबर। तो यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी इसका निकालना पड़ेगा और जो इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, वो इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट का वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ। हाँ तो इस जगह पे जो इंटेंसिटी गिवन है ये सिर्फ इस पॉइंट के लिए, इस लोकेशन के लिए
इंटेंसिटी गिवन है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कवर किया गया वो इंटेंसिटी चेंज होते जाता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। जनरल केस में देखो यही आंसर दे दिया जाता है जनरल केस में, अनटिल अनलेस कोई अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाए। एक सीट में क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जनरल केस में हम लोग ऐसा ही अज्यूम करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हें जनरल वाला। कि बोला गया लाइट फ्रॉम टू सोर्सेस each of same frequency traveling in same direction and same direction but but with intensity in the ratio, sorry, but with amplitude in the ratio of 2:1. Then find the ratio of their maximum intensity to minimum intensity. सॉल्व करो इसको। तो मुझे इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, दो सोर्स एज्यूम कर लेते हैं, S1 एंड S2। S1 सोर्स है उसका एम्पलीट्यूड 2a0 है एंड S2 सोर्स है जिसका एम्पलीट्यूड a0 है। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में डेट विल बी a1 प्लस ऑफ a2, 3a0। 5 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा, A0 a0 हो जाएगा सिर्फ। एंड हमें ये भी पता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए मैक्सिमम का square स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर square होता है, और ए जो मिनिमम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मिनिमम का स्क्वायर होगा। तो अब क्या करना है, बस इन दोनों का रेशियो लेना है। सो आई मैक्स अपॉन आई मिन will be equals to a max का स्क्वायर डिवाइड बाय a min का स्क्वायर, दैट इज 3a0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a0 का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9:1। समझ में आया? हाँ सर हम्म। चलो आगे अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये दो सोर्सेस हैं S1 एंड S2, और एक डिटेक्टर है जो कि इस एक्स एक्सिस पे किधर भी जा सकता है, और दो सोर्सेस है इस लोकेशन पे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, S1 एंड S2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 4 लैम्डा, और इन दोनों का वेवलेंथ लैम्डा है, और एम्पलीट्यूड भी a0 ही है, दोनों का सेम है एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन पूछा गया अगर डिटेक्टर जो है वो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक मूव करता है, ऐसा क्वेश्चन तुमने करे होंगे, तो फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ डिटेक्टर moves from प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। सॉल्व करो इसको।
तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि लोकेशंस कौन कौन से लें ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि मैक्सिमम कितने मिल रहे हैं और मिनिमम कितने मिल रहे हैं। तो दो सोर्सेस हैं इस जगह पे, इस लोकेशन पे सोर्स है S1 एंड S2। अगर डिटेक्टर जस्ट इस लोकेशन पे है तो सोर्स 1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा, दिस मच, और सोर्स 2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा, दिस मच। तो ये जो लेंथ है ये तो कॉमन है ना, और जब डिफरेंस लेंगे पाथ डिफरेंस तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे जो पाथ डिफरेंस मिलेगा डेल्टा एक्स डेट विल बी 4 लैम्डा। तो यहाँ पे 4 लैम्डा पार्ट डिफरेंस होने वाला है। और जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, बोलो जल्दी से। 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि जब हम लोग इन्फिनिटी पे पहुंच गए हैं तो क्या ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे बिल्कुल पास पास में होंगे, है कि नहीं? और इनसे जो वेव्स निकल रहे होंगे वो दोनों वेव्स एकदम पैरेलल होंगे। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ही ज्यादा दूर। और जब दोनों रेज पैरेलल निकले हैं तो दोनों तो सेम ही लेंथ, लगभग लगभग सेम ही लेंथ ट्रेवल करेंगे इन्फिनिटी पे। तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। क्या सेम मैं माइनस ऑफ इन्फिनिटी भी बोल सकता हूँ, इधर भी 0 मिला। तो अगर 4 लेमडा से मैं 0 तक पहुंचा हूं, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं पे 3 लेमडा आया होगा, 2 लेमडा में आया होगा और लेमडा भी आया होगा। सेम चीज लेफ्ट में भी मिला होगा, डेट इज 3 लेमडा, 2 लेमडा एंड लेमडा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो है 9 मैक्सिमा हुआ। और मिनिमा कितना हो जाएगा, हर एक दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होता है। क्यों? क्योंकि लेमडा है और ये 2 लेमडा है, तो बीच में क्या आता है, 3 लेमडा बाई 2 विच इज 1.5 लेमडा, है ना? तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा। तो एक इस लोकेशन पे आएगा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल 8 मिनिमा होगा। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो अब इस क्वेश्चन को करो। लेट्स से ये y एक्सिस है और डिटेक्टर अब प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। और दो सोर्सेस हैं S1 एंड S2। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इट इज 4.6 लैम्डा है। तो अगर ये डिटेक्टर जो है प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी मूव करेगा तो नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा if detector moves from plus infinity to minus infinity। सॉल्व करो इसको। तो पहले एक्सिस बना लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दो सोर्सेस S1 एंड S2। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर जस्ट मिड पॉइंट पे होगा डिटेक्टर तो इस लोकेशन पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस वेव ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, पार्ट डिफरेंस 0। तो प्लस इन्फिनिटी और मैक्सिमम नहीं ना आएगा। ओके चेक कर लेते हैं। अगर वो इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे कितना आएगा पार्ट डिफरेंस, इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 4.6 लैम्डा। 6 लैम्डा। क्यों? क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे है तो ये दोनों जो पॉइंट्स है, जो सोर्सेस है, वो काफी ज्यादा पास पास में होंगे लाइन के। लेकिन दोनों रेज जो पैरेलल निकलेंगे, एक इस जगह से निकलेगा
थोड़ा मैं नीचे करके बता देता हूँ लाइन, और एक इस जगह से निकलेगा। दोनों डिस्टेंस कॉमन है, लेकिन इतना सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला गया है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 4.6 लैम्डा, जो कि ये वैल्यू है। सेम वे में नीचे भी बोल सकता हूँ, कितना आएगा 4.6 लैम्डा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब सोचो बीच में कितना कितना पार्ट डिफरेंस आया होगा, लैम्डा आया होगा, 2 लैम्डा आया होगा, 3 लैम्डा आया होगा एंड 4 लैम्डा आया होगा। यहाँ पे भी लैम्डा आया होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा आया होगा। 5 लैम्डा तो नहीं आ सकता है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 मैक्सिमा हुआ। अब मिनिमा की बात करते हैं। तो मिनिमा कहाँ कहाँ पे होगा, एक इस लोकेशन पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे भी होगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे 4.5 लैम्डा आ रहा है। ठीक है, तो एक ये भी होगा। सेम वे में इधर भी होगा, 1 2 3 4 5, तो 10 मिनिमा हो जाएगा इस बार। ठीक है क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एडवांस लेवल वाला। फिर साउंड वेव्स में करते हैं क्या? तो ऐसे सर साउंड वेव्स में कर कैसे हम साउंड वेव में? नहीं सर, मतलब ऐसे वाले, ए, वैसे टाइप के क्वेश्चन साउंड। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन साउंड वेव में तुम लोगों ने करे होंगे। किया है या नहीं किया है? यस सर, हाँ किया है था। ना? ये भी किया सर। हाँ, ये किया है, तब तो फिर जल्दी जल्दी आंसर देना मुझे। बस ये इस जगह पे रिवीजन के तौर पे कराया जाता है। मान लो 100.4 लैम्डा है, तो बोला गया कि अगर कोई भी डिटेक्टर है इस सर्कुलर पार्ट में मूव करेगा, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा डिटेक्ट करेगा। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 1 रिवॉल्यूशन। सॉल्व करो इसको। और ये जो सोर्स S1 और S2 है, बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजीशन पे है। जितना डिस्टेंस पे लेफ्ट में, उतना ही डिस्टेंस पे ये राइट में है। ऐसा सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये सोर्स S1 और ये सोर्स S2 है, और अगर डिटेक्टर इस जगह पे है, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेट विल बी 100.4 लैम्डा हो जाएगा। और जब डिटेक्टर इस जगह पे है, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये वेव्स जी। इधर से आया और ये वेव्स इधर से आया, तो इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने x2, और x1 x2 दोनों सेम होने वाला, तो पार्ट डिफरेंस होने वाला है इस जगह पे 0। सेम वे में इस जगह पे पार्ट डिफरेंस होने वाला है 100.4 लैम्डा। तो बीच में कहीं ना कहीं पे लैम्डा हुआ होगा, 2 लैम्डा हुआ होगा, 3 लैम्डा हुआ होगा, अप टू सो ऑन, और करते करते कहाँ तक जाएगा, 100 लैम्डा तक मैक्सिमम जा सकता है। तो मुझे ये निकालना है कि ये कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास हैं। क्लियर है क्या? तो अगर मैं 1 से लेकर के 10 तक काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर कितना हुआ, 1 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ। लेकिन अगर 0 से स्टार्ट करता हूं, तो कितने नंबर होंगे, 11। लगा बराबर। तो इसीलिए अगर मैं 0 से स्टार्ट किया हूं, तो ये कितना हुआ, 101। 101। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, 0 को छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसी जगह से काउंट कर रहा हूँ, विच इज 100। क्या सेम चीज 100 इधर भी आएगा, और क्या सेम चीज 100 इस तरफ भी आएगा, और सेम 100
वापस से रिपीट इस तरफ भी होना है। तो टोटल कितना नंबर हो गया? टोटल हो गया 400। लेकिन मैंने इस जीरो को काउंट नहीं किया और एक जीरो इस जगह पे भी आएगा, इसको भी काउंट नहीं किया, तो +2 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना आ गया? 400 इंटू मैक्सिमम। चलो अब मिनिमा की बात कर लेते हैं। मिनिमा कहाँ पे होता है? हर एक मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होता है। तो एक इस जगह पे होगा, एक इस जगह पे होगा, है ना, इस जगह पे होगा। तो अगर मैं 0 से लेकर के 10 तक मैं काउंट करूं तो कितना मैक्सिमम होगा? 1, 2, 3, 5। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 मैक्सिमा होता है ना, 0 से 10 में। तो 0 से 100 के बीच में कितने मैक्सिमम मिनिमा हो जाएंगे? 0 से 100 के 100। बीच में 100 मिनिमा हो जाएंगे, है ना। क्या इस जगह पे मिनिमा मिल सकता है क्या? 100.4 पे लैम्डा पे नहीं, मैं कम से कम नहीं। 100.5 लैम्डा होना चाहिए था, तब जाके मिनिमा मिलता। तो इसमें 100 मिनिमा, इसमें भी 100 मिनिमा, इस वाले में भी 100 मिनिमा। क्या कोई ऐसा मिनिमा है जिसको मैंने ज्यादा काउंट कर लिया, डबल, लेफ्ट राइट दोनों साइड में, या फिर किसी को कम काउंट करा है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। तो मिनिमा कितने हो जाएंगे टोटल? डेट विल बी 400। ठीक है क्या? हाँ। हम्म। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग, डेट इज वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होता है बोलो? साउंड वेव में पढ़ाया गया होगा वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज बेसिकली द लोकस। लोकस तो जानते हो ना मैथ्स में। हाँ। या फिर बोल दे सकते हैं कि जहां पे फेज सेम हो वो लोकस कहलाएगा हमारा वेव फ्रंट। ठीक है, या फिर बोलता हूं इट इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। या फिर हम लोग लोकस से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द लोकस ऑफ सेम फेज। या फिर और क्या बोल सकते हैं, डेट द फेज डिफरेंस between any two points on the wavefront, on the same wavefront, is 0। चलो इसको समझते हैं। आधी बातें तुम लोगों ने उधर समझ लिया होगा, आधी बातें यहाँ पे समझ लेते हैं। हुआ यूं कि जब हम लोग बातें कर रहे थे पार्टिकल नेचर, वेव नेचर के बारे में, तो उस समय एक हाइजेंस प्रिंसिपल भी आया था। ठीक है, और उस प्रिंसिपल में ये बोला गया कि वेव जो है वो एक वेव नेचर को पॉजेस करता है, मतलब लाइट जो है हमारा एक वेव नेचर को पॉजेस करता है। और अगर ये पॉजेस करता है तो मुझे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमने जो थ्योरी एज्यूम करा है उससे ये सही आता है। तो हाइजन कंस्ट्रक्शन नाम का उन्होंने एक थ्योरी लाया, हाइजन्स कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी में आया हाइजन्स प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल ने में उन्होंने बताया कि हम लोग किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे और किस तरीके से हम लोग चीजों को एज्यूम करेंगे, और उसी के अंदर आता है वेव फ्रंट। ये पार्ट जो आता है इट इज वेव फ्रंट। तो उन्होंने बताया कि मान लो कोई भी सोर्स है हमारे पास, ठीक है,
ये हमने एक सोर्स एज्यूम कर लिया सेंटर पे। तो ये सोर्स क्या करता है, चारों डायरेक्शन में वेव्स को इमिट करता है। बिल्कुल सही। तो वेव्स चले 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 और चल गया, और चारों डायरेक्शन में चल रहा है। तो हर एक डायरेक्शन में मैं इसको सिर्फ टी टाइम तक चलने दिया। बिल्कुल सही। और सिर्फ टी टाइम तक चलेगा तो जो वेव्स होंगे सभी सेम फेज तक पहुंचेगा, आया ना। इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे जो वेव्स होंगे उसके फेज कितने होंगे, सेम। तो इन सभी को कनेक्ट कर दिया गया। मैं तो सिर्फ 4 वेव बनाया हूं, ऐसे से तो इनफाइनाइट वेव्स इस सोर्स से निकले होंगे। तो इनफाइनाइट सोर्स हो, अगर वेव्स निकले हैं तो सभी जो वेव्स होंगे उस लोकेशन पे पहुंचेंगे तो सभी का फेज क्या होगा, सेम होगा। तो उन सभी के फेज मतलब कि पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर लूं तो इस पॉइंट को बोला गया, मतलब इस सरफेस को बोला गया वेव फ्रंट। सो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज द वेव फ्रंट। और इसमें कोई सा भी पॉइंट लो तुम, ये पॉइंट पी लो और ये पॉइंट क्यू लो, तो इसके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई बिटवीन पी एंड क्यू विल बी इक्वल्स टू 0। और ये बोला जा सकता है कि पी एंड क्यू आर इन द सेम फेज, इन द सेम फेज। ठीक है। तो सबसे पहला टर्म इसने ये समझाया कि वेव फ्रंट हमारा क्या होता है। वेव फ्रंट एक लोकस है ऐसे पॉइंट का जहां पे हर एक वेव का जो फेज है वो सेम, मान लो टी टाइम तक चला है तो 2 पाई फेज आ चुका होगा, इसका भी कितना होगा, 2 पाई फेज आ चुका होगा, और 2 पाई सभी का फेज अभी यहाँ पे 2 पाई होगा। थोड़ा और टाइम आगे चला तो यहाँ पे फेज कितना हो जाएगा, 4 पाई, और इस लोकेशन पे कितना हो जाएगा, 4 पाई। सेम वे में इस लोकेशन पे 4 पाई। और फिर मैं सबको कनेक्ट कर लूँ, और अगर मैं सबको कनेक्ट कर लूंगा तो एक मुझे सरफेस मिलेगा। ये लाइन नहीं है, ये सरफेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब पॉइंट सोर्स हमारा बनता है तो पॉइंट सोर्स 3 डायमेंशनल वेव्स को इमिट करता है। तो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा ऐसा। इस जगह पे है पॉइंट सोर्स एस, और इन्होंने जो वेव्स इमिट करे हैं वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में किया है। अब तुम समझ लो। So this is called as the wave front. तो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बताया गया वेव फ्रंट का, कि वेव फ्रंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये जो वेव फ्रंट है ये आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। ये सारे जो वेवलेंथ है, सॉरी, वेव्स हैं उसके परपेंडिकुलर ही होगा ये सारे वेव फ्रंट। तो पहला मैं लिख लेता हूं, these wave front will propagate in the direction of motion of wave। दूसरा, these wave fronts will be always perpendicular to the direction of motion of wave। और तीसरा जो है that is कि जितने भी सारे सोर्स हैं वो आगे जब जाते हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स अभी जो दिख रहे हैं वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जिसको वेवलेट्स बोला गया। सो दीज आर द सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स।
थोड़ा सोचने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम दो इसको, आएगा सब कुछ। और इसका नाम दिया गया वेवलेट्स। तो उन्होंने क्या बताया कि ईच पॉइंट्स ऑन द surface of the wave front will act as a secondary source which are called wavelets। ठीक है, इसको हम लोग वेवलेट्स बोलते हैं। अब वेवलेट्स जो है वो सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स कौन सा है, वो जो सेंटर पे है। तो प्राइमरी सोर्स कुछ नहीं करेगा, अब सेकेंडरी सोर्स करेगा। क्या करेगा देखो, तो ये हमारे पास है सर्कल, मतलब कि वेव फ्रंट। इस जगह पे था प्राइमरी सोर्स, इन्होंने क्या करा, वेव फ्रंट्स बनाया और वेव फ्रंट्स आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट किया। तो इस लोकेशन पे एक पॉइंट होगा और इस लोकेशन पे दूसरा पॉइंट होगा। तो ये S1 एंड S2 बना, सोर्स बना, सेकेंडरी सोर्स। ढेर सारे बनेगा, मैं सिर्फ दो ही ले रहा हूँ। तो आगे का जो वेव फ्रंट बनेगा इन दोनों के कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण से बनेगा। तो ये जो सोर्स है S1, ये क्या करेगा, ये भी वेव फ्रंट से इमिट करेगा और ये वेव फ्रंट्स आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। दूसरा जो है S2 सोर्स, ये भी वेव फ्रंट इमिट करेगा कुछ इस तरीके से। और जब ये दोनों वेव फ्रंट्स आपस में इंटरफेयर करेंगे, ऐसा मत समझना कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वेव्स हैं, इंटरफेयर करेंगे, सुपरपोजिशन होगा, तो मुझे रिजल्टेंट वेव मिलेगा। समझ में आया क्या? तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेव मिलेगा। तो जैसे कि इस जगह पे मुझे रिजल्टेंट वेव फ्रंट ये वाला मिल रहा है। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेव फ्रंट, जो कि सुपरपोजिशन से मिल रहा है। किसके सुपरपोजिशन से? सेकेंडरी सोर्स के वेव फ्रंट के सुपरपोजिशन के कारण से मिल रहा है। सो दिस वाज द वेव फ्रंट and this is also the wave front formed by superposition of secondary sources। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि द wave fronts will be formed by the superposition of the wave front created by the secondary sources। तो ऐसा हाइजेंस प्रिंसिपल बोल दिया और फिर इसके हिसाब से उन्होंने सारे जो भी चीजें हैं उनको एक्सप्लेन कराया। तो पहले वेव फ्रंट को और ज्यादा हम लोग डेप्थ में समझ लेते हैं, वेव फ्रंट और कैसे कैसे बनता है। तो लेट से इसमें जो सोर्स है वो अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। पहला जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है। तो अगर हमें एक पॉइंट सोर्स मिले तो उसके लिए हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा। तो पॉइंट सोर्स मैंने इस जगह पे सेंटर पे पुट कर दिया और जब हम लोग सेंटर पे पुट करेंगे तो हमें पता है कि ये जो सोर्स होगा अपने वेव्स को चारों डायरेक्शन में इमिट करेगा।
और इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, बिल्कुल स्फेरिकल। अभी हम लोगों ने देखा। तो ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट। और स्फेरिकल वेव फ्रंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, हमारा पॉइंट सोर्स के लिए होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल वेव्स को इमिट कर रहा है। 3 डायमेंशनल वेव कौन कौन इमिट कर सकते हैं, जैसे साउंड वेव है ना, या फिर तुम्हारे घर में एक लाइट बल्ब होगा छोटा सा, पॉइंट लाइट, है ना, एलईडी लाइट मान लो। तो वो क्या है, चारों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हमारा वेव्स को इमिट कर सकता है। और वो इमिट करेगा तो उस हिसाब से मुझे जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा। और यही वेव फ्रंट जो है वो ग्रो करते जाएगा और आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट भी करते जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इनफाइनाइट तक जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे वेव्स है ना इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो उसी तरीके से ये वेव्स भी इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। या फिर वो सेकेंडरी सोर्स, फिर ऐसा टर्शियरी सोर्स, ऐसे होते जाएंगे क्या? नहीं नहीं, उन सभी का नाम सेकेंडरी सोर्सेस रहेगा। जैसे ये सोर्स है, ये सोर्स है, दीज ऑल सोर्सेस आर सेकेंडरी सोर्सेस, और ये बनते जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जब भी बनना होगा तो उसके लिए मुझे उसके पहले वाले वेवलेट्स को देखना होगा, उसके फिर यहाँ पे वेवलेट्स बनेगा, फिर उसका नेक्स्ट मिलेगा, तो इस तरीके से बनते जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्स के लिए। और इसमें अगर इसकी इंटेंसिटी आई है अभी यहाँ पे, तो इंटेंसिटी जो होगा डेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, पता है ये चीज, साउंड वेव में बताया गया हो। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा आर का, वैसे वैसे हमारा इंटेंसिटी क्या होगा, घटते जाएगा। घटे जाएगा। दूसरा सोर्स लेते हैं, डेट इज लाइन सोर्स। इनफाइनाइट लाइन सोर्स लेते हैं। बताओ इनफाइनाइट लाइन सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होगा। लाइन सोर्स का मतलब क्या हो गया कि एक सिंपल लाइन है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, और ये वेव्स को इमिट कर रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, ट्यूब लाइट। तुम्हारा ट्यूब लाइट अगर इंफिनिटी है तो ये चारों डायरेक्शन में इमिट करेगा, हर एक डायरेक्शन में इमिट करेगा, और जो वेव्स होंगे वो इस तरीके से प्रोपोगेट करेंगे, है ना। तो कैसा बन जाएगा वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं, और समझाओ। हम्म। अब यही सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होगा, आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रेस है वो ऐसे ऐसे निकलते जाएगा इधर से, और ये चीज अब ग्रो करते जाएगा, बस ये चीज ग्रो करते जाएगा, क्योंकि आगे की डायरेक्शन में ये मूव करते जाएगा। इस केस में बोलो इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, है ना, सरफेस एरिया, तो नीचे वाला एरिया आएगा, और ये लेंथ एल मान लो,
ये आर मान, तो सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू एल, तो आर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ ना। नेक्स्ट है सोर्स एट इन्फिनिटी, सोर्स एट इन्फिनिटी बताओ इसके लिए कैसा होगा। जैसे कि सन है ना, अर्थ पे कोई भी लाइट रेज को फेंक रहा है तो कैसा होगा, इस जगह पे सन है और अर्थ हमारा बहुत ही दूर, बस छोटा सा एकदम छोटा सा, तो जितने भी सारे लाइट होंगे ऐसे करके निकल रहे होंगे, लेकिन जो लाइट अर्थ पे पहुंच रहा होगा वो वही लाइट पहुंच रहा होगा जो कि पैरेलल है। बाकी अगर लाइट पैरेलल नहीं है तो वो उसको स्ट्राइक भी नहीं करेगा, है ना। ऑलमोस्ट दीज टू रेज विल बी पैरेलल काइंड ऑफ बोल सकते हैं। तो अगर सोर्स हमारा इन्फिनिटी पे, दिस इज सोर्स विच इज एट इन्फिनिटी, तो रेज कैसे होने वाले हैं, पैरेलल, रेज विल बी पैरेलल। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक एलईडी टीवी है, तो उससे जो रेज बाहर निकलेंगे वो कैसे निकलते हैं, ऐसे करके बाहर निकलेंगे, है ना। तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, इसका जो वेव फ्रंट होगा वो हर एक वेव्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हर एक वेव का परपेंडिकुलर तभी हो पाएगा जब ये प्लेनर वेव फ्रंट लेंगे हम लोग। और इसी की इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, ये डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लाइट रेज पैरेलल है। कोई भी लाइट रेज अगर पैरेलल है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है, ये वाला एरिया ये वाला एरिया सेम रहता है। इसीलिए लेजर लाइट जो है वो काफी ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कम नहीं हो रही है, उतना ही रहेगा, बस जो भी एब्जॉर्प्शन होगा एयर के कारण से वो इंटेंसिटी डिक्रीज कर सकता है, अदरवाइज तो कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने देख लिया, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें कि तुम्हें बताना है कि वेव फ्रंट कैसा होगा। लेट से कि जो लाइट है इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से लाइट रेज फॉल कर रहा है और किसी भी मिरर पे जाकर के फॉल किया, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, ऐसा, है ना, जो कि आगे की डायरेक्शन में वेव फ्रंट आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है। और जब टक्कर खाएगा तो टक्कर खाने के बाद वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, तो टक्कर खाने के बाद का मैं इधर बना रहा हूँ, लाइट रेज बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर जाएंगे क्योंकि ये मिरर है। तो अगर रिफ्लेक्ट कर गए तो अब हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसा होगा, क्योंकि रेज के ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए। बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो इसको कुछ इस तरीके से बताया जाएगा कि जो भी वेव फ्रंट्स हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, मिरर पे फॉल किया तो टक्कर खाने के बाद वो वेव फ्रंट्स इस तरीके से रिटर्न हो जाएंगे। और एक लाइन से तुम चाहो तो इसको विजुलाइज भी कर सकते हो। ये इंसिडेंट रे के लिए और ये रिफ्लेक्टेड रे के लिए। सेम वे में तुम लोग बताओ, अगर रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा,
वेव फ्रंट्स इस तरीके से आ रहे हैं और इस जगह पे ग्लास मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रिफ्लेक्शन। बताओ कैसा वेव फ्रंट हो जाएगा? विजुलाइज करो इसको। अगर लाइट रेज इस तरीके से आ रहे हैं तो नॉर्मल इस जगह पे है, फॉल करने के बाद ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। डेंसर मीडियम इसको मैं जूम कर लेता हूँ और ये रेयर मीडियम, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। अगर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ तो अब एक परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर दो बस। तो दिस विल बी द वेव फ्रंट बिफोर एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन। कुछ क्वेश्चन और है इसका, देखो वो दोनों के अभी प्रूफ मैं बताऊंगा। लेट्स से कि एक मिरर है कुछ ऐसा, एंड दिस इज एक्सिस, और लाइट रेज पैरेलली आ रहे हैं, या फिर वेव फ्रंट जो है वो इस तरीके से आ रहा है। तो बोला गया रिफ्लेक्शन के बाद वेव फ्रंट कैसा दिखेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो और दूसरा भी दे रहा हूं। अगर लेंस है और वेव फ्रंट्स इस तरीके से आ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसा दिखेगा ये दिखना बताना है। दिस इज कॉनकेव मिरर, and this is lens convex। आएगा आंसर? देखो करते हैं पहले वाले का, फर्स्ट वाले का अगर देखेंगे तो कैसा बनेगा। जो भी लाइट रेज पैरेलल आते हैं वो फोकस से पास होते हैं, ऐसे करके फोकस से पास होगा। तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे को देखो, रिफ्लेक्टेड रे को देखो सिर्फ, एक मिनट, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे को देखो, और रिफ्लेक्टेड रे को देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर सभी रेज के पैरेलल। क्या ऐसा होगा? सो दिस विल बी द वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हमारा मिरर है, क्योंकि ऐसे ऐसे ढेर सारे रेज होंगे, मैं तो सिर्फ दो ही बनाया। इधर से भी आ रहा होगा तो ये रेज ऐसे होंगे, इधर से भी आ रहा होगा रेज ऐसा होगा, तो कोई सा भी रेज के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए हमारा वेव फ्रंट। कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसा होगा? अगर लाइट रेज बिल्कुल ही पैरेलल हैं तो वो पैरेलल रेज कहाँ से पास होते हैं? फोकस से, ऐसे करेगा तो फोकस से पास होंगे। तो इसके लिए ऐसा कुछ हमारा वेव फ्रंट बन जाएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लिए करते हैं। Eisen's construction for reflection।
Eisen's construction for reflection. तो हुआ यूं कि जो लाइट रेज हैं वो इस तरफ से आ रहे होंगे। मैं पहले तो एक मिरर बना लेता हूँ। ध्यान से समझना, ये बोर्ड में तो आ जाता है, क्वेश्चन आ ही जाते हैं इस पे। और लाइट रेज इस तरीके से आ रहे हैं, ये फॉल किए लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज, और दोनों पैरेलल है बिल्कुल। ये जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं ये जब फॉल करेंगे, मैं थोड़ा इसके बीच में गैप ले लेता हूँ, डिस्टेंस ले लेता हूँ। दोनों पैरेलल और इस तरीके से आ रहे हैं। तो वेव फ्रंट्स अभी कैसे हैं? वेव फ्रंट अभी ऐसा है, परपेंडिकुलर, दोनों वेव्स के परपेंडिकुलर, और ये आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते गया। प्रोपोगेट करते 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 फाइनली वो इस लोकेशन पे पहुंचेगा। जब वो इस लोकेशन पे पहुंचेगा तो उस समय जो है ये वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट, ये वाला जो वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्शन में जाएगा, लेकिन ये वेव फ्रंट अभी भी रिफ्लेक्शन में नहीं जाएगा। तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको। मान लो कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगा t, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? c इंटू टी। और उतने टाइम में ये जो वेव है रिफ्लेक्टेड, वो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आगे की डायरेक्शन में, बराबर। तो वो किधर करेगा, मैं एक लाइन से ड्रॉ करता हूँ, वो इस तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा और इधर चला गया। सेम वे में ये भी रिफ्लेक्ट करके इधर चला गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लेता हूं। ये कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये पॉइंट ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल में ये एंगल अगर आई है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस ऑफ आई। तो ये कितना एंगल होगा? आई। सो दिस एंगल विल बी आई। आई है ना, सोचो। ठीक है, अब ब्लू वाले कलर के लिए करते हैं। तो ये जो रे है वो कितने टाइम के लिए आगे की डायरेक्शन में ट्रेवल किया? ये टी टाइम के लिए ट्रेवल किया। तो टी टाइम के लिए अगर ट्रेवल किया है तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा? सी टी। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? ये आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस जगह से, दिस विल बी आर। मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ये वाला लाइन जो है ये है आर। तो फिर से ये 90 माइनस ऑफ आर होगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा इट विल बी आर। कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं हम लोग? ए बी डी। ये पॉइंट है डी, यहाँ पे लाइन पे आएगा ना, डॉटेड लाइन काफी आगे भाग गया। ठीक है, अंदर की चीजों को हटा देता हूँ मैं ताकि तुम क्लियरली देख पाओ चीजों को। ऐसा है। इसके परपेंडिकुलर लाइन को भी थोड़ा ड्रॉ करता हूँ वापस से। ऐसा। हम्म। तो हमें दो ट्रायंगल अच्छे तरीके से दिख रहे हैं।
और उन दोनों ट्रायंगल का मैंने एंगल भी निकाल लिया। दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज आर। आई तो ये नहीं है, ये वाला एंगल है। चलो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह पे। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और उसमें जो एंगल हमें मिल रहा है डेट इज आर, ये वाला। और एक और ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। और इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आ रहा है, आई। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है डेट इज सी टी, ये जो डिस्टेंस है डेट इज ऑल्सो सी टी। ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो इन दोनों ट्रायंगल से एक ट्रायंगल जो बना है इस ट्रायंगल को, और ये जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल से, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर है। मैं निकाल लेता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या निकाल सकते हैं, ये जो तुम्हारा एक्स डिस्टेंस है ये सी टी गिवन है एंड दिस एंगल इज आर। क्या निकाल सकता है बोलो, कॉस थीटा। कॉस आर कितना हो जाएगा, सी टी बाई एक्स। एक्स। और कॉस आई कितना हो जाएगा, कॉस आई कितना हो गया, सी टी बाई एक्स। और अगर तुम देखो तो इस जगह पे कॉस आर और कॉस आई क्या है, सेम है। या फिर इन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल से भी हम लोग आंसर निकाल के बोल देते हैं कि इफ these are same then we can see that r is equals to I is equals to r। तो इस तरीके से हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हुआ है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन करना ही थोड़ा टफ पड़ता है, बाकी एक बार कंस्ट्रक्शन तुम्हें दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आ गया फिर तो तुम आराम से प्रूफ कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना कि किस तरीके से इसके कंस्ट्रक्शन को हम लोग चेक करेंगे। तो वापस से दो इंसिडेंट लाइट रे मैं यूज कर लेता हूँ। एक इंसिडेंट लाइट रे ये है और एक ये है, दोनों पैरेलल और ये आगे की डायरेक्शन में आ रहा है। और ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने। तो ये वाला जो लाइट रे है वो तो तुरंत ही चला जाएगा रिफ्रैक्शन प्रोसेस में, लेकिन इतना सा टाइम लगेगा इसको इस लोकेशन तक पहुंचने में। कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, सी टी। और उतने टाइम में ये जो है वो रिफ्रैक्ट करके इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो टी टाइम के लिए इसने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि मीडियम कौन सा है, दूसरा। ये मीडियम 1 है एंड दिस इज मीडियम 2। और लेट से ये हमारा वैक्यूम है या फिर एयर है और ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। लाइट रे हो जाएगा हमारा बेंड। इसको बेंड कर देता हूँ। तो ये कितने टाइम के लिए इस मीडियम में रहा, जब तक कि ये टी टाइम में यहां तक पहुंचेगा उसके बाद ही वो बाहर निकलेगा ना। तो ये भी टी टाइम तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस मीडियम में मान लेता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट c है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है। तो ये हो जाएगा v इंटू टी और ये परपेंडिकुलर।
और लाइट अब फिर से बाहर निकलेगा इधर से। अब तो वेव फ्रंट आ गया है और ये बेंड हो चुका है वेव फ्रंट हमारा, ये आगे जाएगा और ये ऐसा था वेव फ्रंट। तो फिर से मेरे पास दो ट्रायंगल मिला है ना। मैं इस दो ट्रायंगल को इधर बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल है ऊपर वाला ऐसा, और क्योंकि ये है हमारा नॉर्मल, तो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ आई, और ये कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, है ना। बोलो। हाँ। तो ये एंगल आई हो गया, तो इस जगह पे ये मैंने आई लिख दिया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये डिस्टेंस कितना है सी टी है। कंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लो एक बार, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया फिर तो तुम कर सकते हो। अब दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल है ऐसा, और इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है आर है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ आर, और ये एंगल कितना हो जाएगा आर, सो दिस एंगल इज आर। तो इस डिस्टेंस को मैं एक्स से जूम कर लेता हूँ, और ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल से मैं कुछ रेशियो निकालूंगा साइन आई और साइन आर का। तो ये डिस्टेंस कितना है वी टी है। चलो ऊपर वाले ट्रायंगल से बताओ साइन आई कितना आएगा। साइन आई कितना आ रहा है सी टी बाई एक्स, और नीचे से साइन आर कितना आ जाएगा नीचे ट्रायंगल से वी टी बाई एक्स। और मैं अब इसका रेशियो ले लेता हूँ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू सी टी बाई एक्स डिवाइडेड बाय वी टी बाई एक्स। एक्स एक्स कैंसिल आउट, टी टी कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा सी बाय वी। और क्या यही स्नेल्स लॉ होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू सी बाय वी, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना। तो इस तरीके से हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूफ हो जाता है। इसको समझ लो, एक बार देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, नहीं तो फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है फिर, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको मैंने म्यू लिखा है, एन लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वाई डी एस ई हम लोग बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक अनदर एक्सपेरिमेंट है जिससे इस बात का प्रूफ होता है कि जो हमारा लाइट है वो हमारा वेव नेचर को प्रोसेस करता है। इससे ये बात पता चलता है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि एक स्लिट लिया था, मतलब कि कार्डबोर्ड लिया और उसमें दो स्लिट किया, और दो स्लिट करने के बाद फिर उसने स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न को चेकआउट किया, और जब इंटरफेरेंस पैटर्न देखा तो उससे ये बात साफ साफ पता चल जाता है कि ये वेव ही काम कर सकता है, पार्टिकल तो बिल्कुल नहीं कर सकता।
क्या किया उसको एक बार डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो पहला उसने स्लेट लिया और काफी नैरो स्लेट है, ठीक है। इस जगह पे एक स्लिट लिया। स्लिट का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ अगर होल को तुम बड़े सा लाइन से खींच दो तो स्लिट बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ स्लिट के थ्रू ही पास हो सकता है और कहीं से भी पास नहीं हो सकता है। इस तरीके से पास हो रहा है। तो पहला स्लिट लिया, उसके बाद फिर एक और कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में दो स्लिट किया फिर से। तो पहला जो सिलेक्ट किया है इससे वो ये कंफर्म करना चाहता था कि हमें मोनोक्रोमेटिक वेव मिले। उसके बाद फिर दूसरा सिलेक्ट लिया, दूसरा मतलब कि इन द सेंस इसका मिड पॉइंट लेट से इस जगह पे है, तो एक स्लिट ऊपर लिया और एक स्लिट नीचे लिया, ऐसा। तो क्योंकि हमें अब हाइजेंस कंस्ट्रक्शन पता है तो ये क्या करेगा, पॉइंट सोर्स यहाँ पे वेवलेट्स बनेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, और सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे तो ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और इंटरफेयर करने के बाद हर एक डायरेक्शन में ये लाइट को इमिट करेंगे। तो बेसिकली इस लोकेशन पे भी आएगा और इस लोकेशन पे भी आएगा। अब ये दोनों लोकेशन पे आने के बाद ये अब एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, S1 एंड S2, और ये दोनों सोर्स सेकेंडरी वेवलेट्स है ना। तो अब ये वेव जब इमिट करेंगे तो मुझे स्क्रीन पे मैक्सिमा एंड मिनिमा दिखेगा। ये सेंटर लाइन, तो इस जगह पे हमारा ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। फ्रिंजेस क्या होता है अभी समझेंगे, मतलब एक ब्राइट लोकेशन बना इस जगह पे और फिर इस जगह पे डार्क बना, पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इस तरफ भी जैसा ऊपर का पैटर्न बनेगा वैसा ही नीचे का पैटर्न बनेगा। फिर ब्राइटनेस मिला, फिर डार्कनेस मिला, और ये चीज कंटिन्यू रहा। तो इस लोकेशन पे क्या मिल रहा है, ये है हमारा मैक्सिमम, ये है हमारा मैक्सिमम, ये भी है हमारा मैक्सिमम, और भी मैक्सिमम ऊपर नीचे मिलते जाएंगे, और बीच में मिल रहा है मुझे मिनिमा। ये डार्क है तो डार्क है, तो ये मिनिमा मिला है। ये भी डार्क है तो यहाँ पे भी मिनिमा मिला है, और इस जगह पे भी मिनिमा है, और इस लोकेशन पे भी मिनिमा। सेम वे में ऊपर और नीचे मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बनता है। तो ये जो बीच में मैक्सिमा मिला है इसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये बनता किस तरीके से, तो मैंने सिर्फ एक स्लिट वगैरह दे करके बताया। इधर रखा हुआ है 2 स्लिट्स, इसमें सिंगल स्लिट्स, और ये जो वेव्स हैं वो इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे आपस में, और फिर मुझे रिजल्टेंट वेव किसी भी लोकेशन पे मिलेगा। अब इसको एक पॉइंट सोर्स की तरह हम लोग लेकर के समझते हैं। मान लो कि इस जगह पे सोर्स S1 है और S2 है, ठीक है। ये सोर्स S1 और ये सोर्स S2। थोड़ा सा थ्योरी एक बार अच्छे तरीके से देख लो, कोई बात नहीं। तो ये एक सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, बोथ आर सेकेंडरी सोर्सेस। तो ये क्या करेगा, वेव फ्रंट्स क्रिएट करेगा, और वेव फ्रंट्स हम लोगों ने देखा था ऊपर कि ये इस तरीके से क्रिएट करेगा। और वेव फ्रंट जब इस तरीके से क्रिएट किया तो ये आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कितना भी बना लो कम है, मैं बस इतना बना करके छोड़ दे रहा हूँ, फिर आगे समझाऊंगा। अब सोर्स 2 का जो होगा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा,
और भी होंगे, बस रहने दो। और इस जगह पे स्क्रीन। तो मैक्सिमा किस जगह पे मिलेगा और मिनिमा किस जगह पे मिलेगा, मैं तो यही देखना है ना। तो सुपरपोजिशन पे मैं चीजों को लेकर के चलता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक वेवलेंथ है कुछ इस तरीके से, ये सोर्स 1 का है और ये सोर्स 2 का वेवलेंथ है, और ये दोनों अगर इंटरफेयर किया तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा। कैसे लिखते हैं हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, A1 प्लस ऑफ A2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो है और ये जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। इस जगह पे A है और A है तो ये क्या हो जाएगा 2A। तो एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। मतलब कि अगर क्रस्ट और क्रस्ट अगर मैच करता है तो मुझे क्या मिलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और मुझे मैक्सिमा मिलता है। सेम वे में ये जो लाइंस को मैं डिनोट कर रहा हूँ ये क्रस्ट को डिनोट कर रहा हूँ, बराबर, क्योंकि ये तो ऐसा है ना। तो ये वेव्स इस तरीके से होंगे। तो ये दोनों जब क्रस्ट मैच किया तो मुझे क्या मिला, मैक्सिमा। मिनिमा कैसे मिलेगा, कि सोर्स 1 ऐसा हो और सोर्स 2 कैसा हो, ऐसा, आउट ऑफ फेज। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा, क्योंकि ये प्लस ऑफ ए है और ये माइनस ऑफ ए, ये मुझे देगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा। तो सभी तो कंस्ट्रक्टिव वाला लाइन बनाया, तो डॉटेड लाइन मैं मिनिमा के लिए दिखा देता हूँ। ये रहा डॉटेड लाइन, मिनिमा के लिए नहीं, मतलब ये ट्रफ्स के लिए है डॉटेड लाइन, ये ट्रफ्स के लिए जो कि इससे पास हो रहा है। ऐसे से ढेर सारे होंगे। अब इसका भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्रस्ट एंड ट्रफ्स। ये ऐसे हो गया। तो अब तुम्हें बताना, चलो इस लोकेशन पे क्या मिल रहा है मुझे, मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है, मुझे ये बताओ बस। दो क्रस्ट मिलते हैं तो क्या मिलेंगे, मैक्सिमा। तो मुझे मैक्सिमा मिल रहा है। दो डॉट्स मिल रहा है, जैसे कि ये वाला लोकेशन, ये डॉट्स, दो डॉट्स मिल रहा है, तो इस लोकेशन पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। ये मैक्सिमा देगा, क्यों, क्योंकि दो ट्रफ्स में मिलेंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा ही मिलेगा, बस नेगेटिव डायरेक्शन में, और कुछ नहीं है। मुझे मिनिमा कब मिलेगा, मिनिमा जब मिलेगा जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो, मतलब कि एक सॉलिड लाइन हो और एक डॉटेड लाइन हो। तो सॉलिड लाइन ये है और एक डॉटेड लाइन है, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड और डॉटेड बहुत सारे हैं, दिखना चाहिए, ये है सॉलिड एंड डॉटेड, है ना। तो इस पे क्या मिलेगा मुझे, मिनिमा मिलेगा। सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट सॉलिड एंड डॉटेड लाइन का, ये होगा मिनिमा। तो इस तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा बना, और मुझे मैक्सिमा ये सारे लाइंस दे रहा है, पॉइंट्स दे रहा है, तो मैक्सिमा इस जगह पे बना, और मिनिमा फिर ऐसे करके बनेगा, और इधर भी मिनिमा इस तरीके से बनेगा। जब सभी डॉटेड लाइन को मैं कनेक्ट कर दूंगा ना तो बनेगा, और फिर वापस से मैक्सिमा मिलेगा यहाँ पे मुझे, और फिर उसी वे में इधर मिलेगा मुझे मैक्सिमा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न जब आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया तो मुझे यहाँ पे फाइनली एक मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न मिला। बोलो क्लियर है। तो इंटेंसिटी किस तरीके से आता है हम लोग उसको समझ लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा है। तो सोर्सेस, ये सोर्स 1 एंड ये सोर्स 2, S1 एंड S2, और इस जगह पे स्क्रीन है, ऐसा। तो इस जगह पे बनता है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा
फिर आता है हमारा मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। सेम पैटर्न इस तरफ आएगा, मैक्सिमा, मिनिमा। बस ये थोड़ा शार्प होता है, मैं काफी ज्यादा इस तरीके से लूप में दिखा रहा हूँ, और भी चीजें होते हैं जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, और इसे हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ जो है ना, वो किसी भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या फिर किसी भी दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। कोई सा भी दो मैक्सिमा, जैसे कि इस जगह पे मिनिमा है, तो इन दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसे ही हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। फ्रिंज विड्थ को डी सी डिनोट कर लेते हैं। और कोई भी दो मैक्सिमा है, जैसे कि ये लोकेशन है मैक्सिमा और ये है लोकेशन मैक्सिमा, कंसेक्यूटिव होना चाहिए लेकिन, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। और ये जो मैंने बनाया इस तरीके से, ये क्या चीज है, हमारा इंटेंसिटी का कर्व, इंटेंसिटी कर्व। इंटेंसिटी कर्व, जिसमें कि इस जगह पे ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, और फिर इस जगह पे फर्स्ट मैक्सिमा बोला जाएगा इसे, फर्स्ट मैक्सिमा, और इस जगह पे बोला जाएगा सेकंड मैक्सिमा। तो इधर वाले को क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये सेकंड मैक्सिमा इन नेगेटिव डायरेक्शन। मिनिमा किस किस जगह पे होगा, जो भी लोकेशन पे इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, विच इज जीरो, तो जीरो इंटेंसिटी वाले लोकेशन पे मिनिमा आने वाला है। तो इस लोकेशन को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, और इस वाले को बोलेंगे सेकंड मिनिमा। सेम वे में नीचे वाले को बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड सेकंड मिनिमा इन नेगेटिव डायरेक्शन। और इस तरीके से काउंट करते चले जाएंगे नीचे, फोर्थ मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमा, सिक्स, सेवंथ, 8, 10, वो डिपेंड करता है कि ये डिस्टेंसेस कितने हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। जनरली इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, फ्रिंज विड्थ को। इसके वैल्यूज कितना होते हैं वो भी हम लोग निकालेंगे, ये बीटा है, और इसके बीच का डिस्टेंस को स्मॉल डी से, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर अब इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी टाइम कम बचा हुआ है। तो YDC एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास से डेरिवेशन से लेकर के कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, इंटेंसिटी वगैरह निकालेंगे उसकी, फिर हम लोग आगे जा करके अलग अलग तरह के YDC एक्सपेरिमेंट के मॉडिफिकेशंस वगैरह देखेंगे, ठीक है।